ना BNS बताइए। 531 मैम। 531 531 वेरी गुड। एंड चैप्टर मैम 39 चैप्टर्स, वेरी गुड। और स्केड्यूल्स कितने हैं? 2 2। ओके। एंड 2 स्केड्यूल्स के फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो किसकी बात करता है? क्या है फर्स्ट स्केड्यूल में? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। वेरी गुड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है। और सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? फॉर्म्स। वेरी ठीक है। ओके, तो ये हमने पहले बेसिक चीज सीखी थी। BNS जो है इसकी इनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट बताइए। कोई भी एनफोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेट क्या है? एनफोर्समेंट डेट मैम एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई हाँ 2020 enactment date 25 और इनैक्टमेंट डेट बताइए। December of 2020। बिल्कुल 2000 ईयर कौन सा है यहाँ पे? 23 ठीक है। वैसे BNSS तभी हमारा क्या है 2023 का ये एक्ट हमारा होता है। ठीक है। ये बेसिक हमने बात की थी कि BNSS क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है जो ये बताती है कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा अगर किसी पर्सन के राइट एंड लायबिलिटीज उनको इन्फोर्स करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें हम BNSS वो चीज बताते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पे डिफाइन है बताइए प्लीज फटाफट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला इन द सेंस की याद करवाया था। 2 1 कैसे था बताइए? मैम 21G में 2 1 कॉग्निजेबल G में ऑफेंस और O में मैम हाँ। नॉन। वेरी गुड है ना। गो मैंने आपको याद करवाया था नॉन कॉग्निजेबल का 21O मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आप एक बार डेमो का फर्स्ट क्लास देखिएगा, कल की क्लास देखिएगा, आप रिकॉर्डिंग्स आपको मैंने ग्रुप पे शेयर की है। और बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहां पे डिफाइन है बताइए? 2-1 के कौन से पॉइंट में है यहाँ पे? 2-1 वेरी 2-1 ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे मोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है। और ये इनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, प्लीज आप डेमो क्लास रेफर कीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं तो हमने ये पोर्शन, ये बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल और ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है। ये आपको समझ में आया? इनके डिफरेंसेस को भी हमने देखा है और मैं आपको बताना चाहूंगी ये तीनों पॉइंट्स आपके मेंस और प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों में पूछे जाएंगे। डिफरेंसेस आपके इनकी डेफिनेशन और डिफरेंसेस मेंस पे आएंगे, प्रीलिम्स में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है और इंटरव्यू में तो पूछ सकता है आराम से। इनके एक्स्ट्रा पॉइंट भी पूछेंगे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वो हम देखेंगे आगे वाले सेक्शंस में। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट्स की, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एक शब्द है ट्रायल। ट्रायल जो है ना उसका प्रोसीजर तो प्रोवाइडेड है हमारे पास, ट्रायल की प्रोसीजर तो प्रोवाइडेड है, पर ट्रायल की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है। ट्रायल क्या होता है ये यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, देखिए आप कहीं भी प्रोवाइडेड है। तो आज हम बात करेंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की डिफरेंसेस की और इनके मीनिंग की, इनकी डेफिनेशन की। उससे पहले हम नंबर याद करेंगे के और आई। इंक्वायरी किस में है? के और इन्वेस्टिगेशन आई। की ठीक है। इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन ठीक है। इंक्वायरी के में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन आई में जाएगा। इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन पहले छोटा शब्द है के में, ठीक है, छोटा शब्द, ठीक है, और उसकी जस्ट बाद एक बड़ा शब्द है इन्वेस्टिगेशन, इसमें अल्फाबेट्स ज्यादा है तो आई आ जाएगा, के और आई ऐसे याद करेंगे आप। ठीक है। के और आई। तो अब हम समझते हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी और आपके सारे डाउट्स, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मेन प्रीलिम्स दे रखा है उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि किस स्टेज को, स्पेशली स्टूडेंट में डाउट रहता है कि इंक्वायरी क्या होती है ना, इसको हम कवर करते हैं। तो देखिए
इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो कि सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे, फिर हम समझेंगे इंक्वायरी को। इन्वेस्टिगेशन हमारे किसमें है 21I, ठीक है, I4, और ये है हमारे 21K में। क्या है 21K में? इंक्वायरी। जिस सीक्वेंस में मैं इसको लिख रही हूं आपको समझ में आना चाहिए कि ये सीक्वेंस भी जनरली बीएनएसएस के प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है। पहले होती है इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है इंक्वायरी और फिर होती है ट्रायल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू की जाती है, ये बात आपके माइंड में सेट कर लें। कोई कुछ बोलना चाहता है? इन्वेस्टिगेशन एल में है। ओके, सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, सॉरी फॉर दिस। आपने अच्छा बता दिया, स्क्रीन ऑफ है, सॉरी, है ना। पाउल मैम ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। पाउल मैम बताइए, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? यस, ओके, डन। स्क्रीन में आपको शेयर कर रही हूँ, सॉरी फॉर दिस। हम फिर से देखेंगे चीजों को। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बीएनएसएस 2023 है, सेक्शन हमारे 531 है, चैप्टर्स 39 है और शेड्यूल हमारे यहाँ पे 2 है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है, सेकंड शेड्यूल फॉर्म से डील कर रहा है। देखिए, जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दे दिया उनको लगेगा मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, पर समझिए, आप इस चीज को समझिए कि ये बेसिक्स हैं और ये जितनी बार आप रिपीट करेंगे ना आपके माइंड में चीजें सेट होगी, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल करना तभी आ सकता है आपको जब आपको चीजें क्विकली माइंड में सेट हो जाए। जितनी बार रिपीटेशन करेंगे उतना आसान होगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मैं ध्यान में रखकर ये बोल रही हूँ कि प्लीज क्लास में बने रहिए और क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, थोड़े दिन बाद होगी, ये चीज भी आपको आनी चाहिए, तो प्लीज पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिए। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको बताया कि बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि बीएनएसएस की इनेक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023 और एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। ठीक है, ये सारे पोर्शन हमने कल की क्लास में कवर किए थे। इसके अलावा कल की क्लास में हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझा था, जो कि 21G में और 21O में गिवन है। कितना मैं इस पे एम्फासिस कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इन सेक्शन की, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड आप भूल जाओगे, GO, वो, ठीक है। और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके 21C में, जितनी बार मैं चीजों को रिपीट करूंगी आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जरूरी है ना। अब आज की क्लास में, यहां से हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के मतलब को समझेंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, ये बात आपके माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ही करेगा, या फिर समझना अदर पर्सन, नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। क्या? बिल्कुल, अदर पर्सन भी, नॉर्मल पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथराइज्ड अगर वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट आप याद रखिए कि पुलिस ऑफिसर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, जनरल जो होते हैं ना, जनरल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। इंक्वायरी कौन करता है मैम? इंक्वायरी करते हैं मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल सिंपल, कोई और नहीं। ट्रायल कौन करता है? ट्रायल करते हैं मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनके थ्रू यहाँ पे ट्रायल होगा। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल भी होता है, पर यहाँ पे अभी मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको समझा रही हूँ, तो मजिस्ट्रेट हम यहाँ पे बोलेंगे, वैसे आप यहाँ पे कोर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर एक बार डेफिनेशन क्लॉज में हम चीजों को देखेंगे, पर फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू हम क्रिएट कर रहे हैं माइंड में। अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज क्या होती है, ये हमारा दूसरा केस है, दूसरा पॉइंट है। तो हमने बताया कि किसके थ्रू कंडक्ट होती है, ये तो इजी है। अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज क्या होती है समझिए। इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना वो इंक्वायरी से पहले, ये फर्स्ट स्टेज होती है, पर यहाँ पे एक डाउट रहता है। देखिए, ट्रायल में एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेमिंग। जजमेंट राइटिंग आरजेएस में या फिर एमपी में आप जजमेंट राइटिंग करते हैं तो वहां पे चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन भी आपका आता है, और चार्ज के बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल की एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेमिंग। ठीक है, ट्रायल में आप पढ़ेंगे तो चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है, और यहां पे एक स्टेज होती है कॉग्निजेंस। तो मैं आपको यहां से समझाती हूँ एक पूरी। देखिए, ये एफआईआर आती है पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको।
ठीक है। अब ये पुलिस ऑफिसर इस पे करेगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फाइल करेगा पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट ये पर्सन फाइल करता है। देखिए यहाँ पे मुझे सीआरपी के सेक्शन तो टिप मतलब बिल्कुल याद है, सिर्फ सीआरपी सेक्शन, पर बीएससी सेक्शन मुझे भी सेक्शन नंबर्स मुझे याद नहीं है, ये मैं आपको सच बात बोल रही हूँ, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन रेफर नहीं कर पा रही, वरना इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर 12 है हमारा, ठीक है। 154 से 176 सीआरपीसी में कवर होता था, पर मैं अभी सेक्शन के रेफरेंस इसलिए नहीं दे रही आपको क्योंकि मुझे सीआरपीसी की याद है और मैं आपको यहाँ पे डाइवर्ट नहीं करूँ, ठीक है। तो एक पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा। पुलिस रिपोर्ट किसको फाइल होती है, मैंने कल की क्लास में बताया था, मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट इस पे क्या लेते हैं, कॉग्निजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता दूं, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है ये बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक ये जो स्टेज है ये आपकी होगी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट की, ये भी एक तरह से पुलिस रिपोर्ट बनाई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने क्या लिया, कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद यहाँ पे और भी प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉग्निजेंस लेने के बाद इसके बाद दूसरी स्टेज होती है चार्ज फ्रेमिंग। एक और स्टेज होती है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है। और चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद स्टार्ट होती है ट्रायल। तो अब मैं आपको मेन बात बता रही हूं कि कॉग्निजेंस लेने के बाद से और चार्ज फ्रेमिंग से पहले ये पूरी स्टेज जो होती है इसे हम बोलते हैं इंक्वायरी। और ये स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी का मतलब होता है विच सेपरेट्स इंक्वायरी द स्टेज ऑफ चार्ज सेपरेट्स इंक्वायरी फ्रॉम ट्रायल। मतलब जिस दिन चार्ज फ्रेमिंग की जा रही है उससे पहले के प्रोसेस जो होगा वो इंक्वायरी, उसको हम देखते हैं। और चार्ज फ्रेमिंग जैसे ही आज हो गई है वो यहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है ट्रायल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉग्निजेंस से जो सीपी है, कॉग्निजेंस लेने के बाद और चार्ज फ्रेमिंग से पहले की स्टेज होती है इंक्वायरी। मैं इस पे एम्फासिस इसलिए कर रही हूँ, ये स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती और आप सेकंड डेमो क्लास में ये चीज सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी चीजों के कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। 3-3, 4-4 साल बाद मुझे भी ये चीज पता नहीं, ठीक है। मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने सेकंड डेमो क्लास में ये चीज कवर की है, ठीक है। और चार्ज फ्रेम होने के जस्ट बाद चालू जाता है आपका, ये आपको माइंड में सेट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है स्टेज पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी ये तो इंक्वायरी, ये तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू की जाती है, ये इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीजर। पर इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी के प्रोसेस को इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मेंटेनेंस देखिए, मेंटेनेंस यहाँ पे पहले सेक्शन था सीआरपीसी का 125, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे मेंटेनेंस की बात की थी। और मेंटेनेंस जब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन आती है तो वो मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर होता है वो ट्रायल नहीं होता, वो मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है इंक्वायरी। वो मेंटेनेंस जहां पे भी होगा सेक्शन में, शायद मेंटेनेंस का चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 10 है मुझे जहां तक याद है, चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस जो है उसमें जो प्रोसीजर ऑप्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने की, जो आपके माइंड में सेट चीजें क्लियर हो जाएंगी और आगे हम और समझते जाएंगे जिससे समझ आ जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार रेज हैंड करेंगे। Ma'am, can you tell related to cognizance? कॉग्निजेंस देखो कॉग्निजेंस देखो, यहाँ पे कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है उस टाइम मजिस्ट्रेट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि वेदर टू इन्वेस्टिगेट, वेदर टू इनिशिएट, प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करती हूँ और मेरे सामने कोई भी कंप्लेंट या फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल आती है तो मैं वहां पे बस मेरा माइंड अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे है ना इस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए इस प्रोसीडिंग को,
या फिर इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देना चाहिए। ये होता है कॉग्निजेंस, इतना सा है। कॉग्निजेंस में आप ये नहीं देख रहे कि क्या ऑफेंस है, कैसे प्रोसेस करना है, ये नहीं, बस आपने प्राइमा फेसी आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उस चीज को देख, इतनी सी बात है कॉग्निजेंस में। ठीक है प्रिया? यस मैम। और आगे हम पढ़ेंगे इस रिगार्डिंग, कॉग्निजेंस का मतलब भी पढ़ेंगे, इसके रिगार्डिंग केस लॉज भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब अच्छा, किसी का क्या क्वेश्चन था, एक बार यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। आप मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको हेजिटेशन हो रही क्लास में पूछने में तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 21L, ठीक है, ये मैंने सॉरी फॉर दिस JKIL है ना, ये आपने करेक्ट करवाया JK और L, मैं इसको I समझ लूं, JKL तो KL है ना, K और L बिल्कुल सही है, KL। ठीक है, कल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन KL, आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है, ये आप करेंगे बिल्कुल। देखिए सेक्शन नंबर्स मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन नंबर्स में दिक्कत हो सकती है, मुझे याद नहीं है BNSS के। ठीक है, और कंसेप्ट क्लैरिटी में आपकी मतलब कंसेप्ट जो है ना मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर दूंगी, ये मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि BNS मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, CRP से मतलब था, अब BNSS हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में हमने बात की कि कौन सी स्टेज होती है, कब से स्टार्ट होती है और कौन करता है। ठीक है, एक और पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल का जो डिफरेंस हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती मैम? ऑब्वियसली जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे हो सकती है? मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं क्या? जो प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट करते हैं ना बस वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब ऑन अ प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस आर टेकन ऑन ओथ, जहां पे ओथ पे एविडेंसेस लिए जा रहे हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती, और ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑब्वियसली होती है। तो ये दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है और ये नहीं होती। अब आप पूछोगे मैम आप इनका मीनिंग तो आपने बताया ना कि होता क्या है मैम इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में और ट्रायल। देखिए इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता होगा, एविडेंस का कलेक्शन बाय द ऑफिस पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एविडेंस का कलेक्शन कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको मैं सिंपल टर्म समझा रही हूं यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन मींस कलेक्शन ऑफ एविडेंस। मैं इसको लिखती हूं, बस जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है और जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है, पर्पस बता रही हूं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करना पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ये होता है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होता है? देखिए ट्रायल क्या होता है कि पर्सन इज गिल्टी और नॉट, दैट्स इट, कि जो पर्सन जिसपे ये चार्ज फ्रेम हुआ है कि उसने ये ऑफेंस किया है, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, या फिर लिख दे गिल्टी और इनोसेंट। क्या ये चीज डिटरमाइन, पर्पस क्या होता है ट्रायल का? पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज अ गिल्टी और इनोसेंट। क्योंकि चार्ज का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? चार्ज का रिजल्ट होता है एक्विटल या कन्विक्शन। ये सब हम चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगी एक्विटल और कन्विक्शन करना। जबकि इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी में हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट है वो सच्चा है या झूठा, मतलब फैक्ट की ट्रूथनेस और फॉल्सिटी को, किसी भी फैक्ट, एनी फैक्ट एक्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्टी एंड इनोसेंस ऑफ अक्यूज, अक्यूज की गिल्टी और इनोसेंस को देखने को, गिल्टी और इनोसेंस को छोड़कर जितने भी फैक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आ रहे हैं उसकी ट्रूथनेस कि वो सच्चा है या फिर फॉल्सिटी कि झूठा है, इसको देखने के लिए इंक्वायरी की जाती है। फॉर एग्जांपल एडवोकेट ने कोई भी फैक्ट बोला मजिस्ट्रेट को, अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये फैक्ट सच्चा है झूठा है, मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? इंक्वायरी, इंक्वायरी कीजिए, मजिस्ट्रेट इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करे। ठीक है, तो फैक्ट क्या है? In order to determine what is the object of inquiry, to determine the truthness and falsity of any fact, except determination of guilty or innocence of the accused. ठीक है, मेरी बात आप सभी को कन्वे हुई है? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछेंगे आप, जिसको नहीं समझ में आया। क्लियर है सभी को? तो हमने इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझा, जहां पे एविडेंस का पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन करवाने का?
कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है। और इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अपना पर्पस क्या रहेगा, टू डिटरमाइन ट्रूथनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ ट्रूथनेस एंड और falsity of any fact except other than guilt and innocence of accused, ठीक है। आप लिखे हुए हमारे नोट्स में ये सब चीजें, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या था, ट्रायल, ठीक है। ट्रायल में क्या है, ट्रायल में यही है क्या कि अक्यूज की गिल्ट और इनोसेंस को, ये वाला यहाँ पे कि उसकी गिल्ट और इनोसेंस को देखना ट्रायल में होता है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया, एक दो रिमेनिंग होंगे। वैसे देखो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के फर्दरेंस में क्या बनता है, पुलिस रिपोर्ट बनती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो क्या फाइल करना है, पुलिस रिपोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। ट्रायल क्यों कर रहे हैं, किसी पर्सन को एक्विट और कन्विक्ट डिक्लेयर करने के लिए। और इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, वही फैक्ट सच्चा है या झूठा उसके लिए। इफेक्ट का डिफरेंस भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंस पर्सपेक्टिव से मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। एक बार हम देखते हैं हमारे क्या प्रोविजन यहाँ पे कवर है। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट लगा, कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके, मैंने करेक्ट करती हूँ उसको, कि आपके इन्वेस्टिगेशन है 2L इंक्वायरी आपके 2-1K में है। KL आपको वर्ड याद करवा रही हूँ, KL। कल हमने गो याद किया था, आज हम KL याद कर, ठीक है। K इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब होती है ना तो पुलिस वाले ना 10-10 हजार रुपए लेते हैं, 10K 10-10 हजार रुपए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पैसे खाते हैं, ठीक है। तो कितने, मैं इसको जस्ट कनेक्ट कर रही हूँ, किसी पे रिमार्क नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको याद करवाने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन में 10K 10,000 रुपए, के से याद करना, हजारों रुपए लेते हैं वो लोग, ठीक है। और इंक्वायरीज के जस्ट बाद JK नहीं सॉरी यहाँ पे इंक्वायरी आएगी। नहीं इसके बताइए, क्लियर कीजिए इसको, ये तो आगे पीछे है, JKL, के में ही आएगा, सही है फिर सही है। और यहाँ पे इंक्वायरी आएगी हमारी, है ना, ये मैंने कनेक्ट करा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और L में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आप खुद ही कीजिएगा, मेरे भरोसे मत रहिएगा, आप इसको याद कीजिएगा, है ना, KL याद कीजिए, जस्ट कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार हम हमारे नोट्स में देखते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा प्लीज। देखते हैं कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, आपको पता है भी इंक्वायरी, ऑब्वियसली इंक्वायरी हमेशा ध्यान रखना, इंक्वायरी ट्रायल तो कैसे होगा, ट्रायल अलग प्रोसीजर है, इंक्वायरी तो एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। मैंने वर्ड यूज किया था कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और अदर जो भी कोर्ट्स होंगे ना वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या है, एवरी इंक्वायरी, जो कि ट्रायल नहीं है, दूसरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता, थर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने एग्जाम का मेंस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सारे पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम में लिखें। डेफिनेशन क्या होती है कि एडजेक्टिव्स लिखनी होती है एग्जाम में, तो कोशिश आपको शुरू से ये करनी है कि हम डेफिनेशन को एडजेक्टिव्स लिखें, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन 2-1JKL, ठीक है। तो 2-1L में इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन को हम कैसे याद कर रहे हैं, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द संहिता, वो सारी प्रोसीडिंग जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कौन कंडक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर, और एनी पर्सन, अगर वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू, एनी पर्सन अदर देन द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एक सेकेंड, ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। देखिए पुलिस ऑफिसर कर सकता है और कोई एनी पर्सन भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है जो कि मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथोराइज्ड हो। पर ध्यान रखना मैजिस्ट्रेट खुद कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इसमें क्या बात है, लिखना पड़ेगा पर एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि भाई अलग है तो लिखे क्या हो,
जैसे ये भी लिखना पड़ेगा अदर देन ट्रायल, क्योंकि आपको पता है कि अदर देन ट्रायल होता है। तो इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब सारी प्रोसीडिंग, ऑल प्रोसीडिंग, शब्द याद कीजिए। फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर, एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस हाउस। ठीक है, ये हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट है जो मैंने अभी तक करवाए, ये आपका मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि ये 4 मार्क्स में आना चाहिए। अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन। वैसे डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आज के पैटर्न में डिफरेंसेस 6 नंबर के आते हैं, जिसमें तीन डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। वैसे पूछे तो 5 जाते हैं, उसमें से आपको 3 करने होते हैं और इनका वेटेज होता है 2-2 नंबर का, 2 मार्क्स का। पर ये डिफरेंस बड़ा है तो ये 4 मार्क्स में कवर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है सेम टू सेम हमें, पर ट्रायल की डेफिनेशन, ट्रायल इज नोवेयर डिफाइंड। अब आपको लिखना है इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21L व्हिच अकॉर्डिंग टू व्हिच इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग, ये आपने लिख दिया। फिर इंक्वायरी व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21K, ऐसे आपको डेफिनेशन सेक्शन लिखना है यहाँ पे, ना ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं पर आपको लिखना है। एंड ट्रायल इज नोवेयर डिफाइंड इन बीएनएसएस, सबसे पहला डिफरेंस तो आपका ये हो गया। फिर आपको डेफिनेशन अटैच करेंगे इसकी सेम। और ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसेस, मैंने आपको बताया जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, जुडिशियल प्रोसेस होती है where the guilt and innocence of the accused is determined based on the evidence presented in the कोर्ट में। एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके बेसिस पे अक्यूज की गिल्ट और इनोसेंस को डिटरमाइन किया जाता है। सिंपल सा ट्रायल का पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर पर्पस क्या होता है? ट्रायल का पर्पस क्या होता है? एविडेंस को कलेक्ट करना, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, एंड एस्टैब्लिश द फैक्ट। ठीक है, आप ये छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप दिस, बस पर्पस लिखिए, द पर्पस ऑफ द ट्रायल इज टू कलेक्ट द एविडेंस, सिंपल। फिर पर्पस इसका क्या है? टू ascertain facts and determine whether there is a sufficient evidence to proceed with the case but does not involve final adjudication। ठीक है, आपने मैंने जो बताया वो भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। टू लिख लीजिए आप, टू डिटरमाइन। आप आज हमारी लास्ट मतलब 2 सेकंड डेमो क्लास और लास्ट डेमो क्लास है, कल से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको मैं नोट्स दूंगी, उसके बाद आप इसको मेंशन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन ट्रुथ and direction, truth and falsity of any fact। ठीक है, other than guilt और innocence of accused, ये टर्म आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये वाला लिखिएगा। To determine the truth and falsity of any fact other than the guilt and innocence of the accused। फिर यहाँ पे देखिए, टू डिसाइड ऑन द गिल्ट एंड इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, यहाँ पे गिल्ट एंड इनोसेंस को डिटरमाइन होता है ट्रायल बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड आर्गुमेंट प्रेजेंटेड बाय बोथ साइड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आपको ये लिख सके। ठीक है, फिर हु इज कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो आपको पता है पुलिस, और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप लिखेंगे पुलिस और एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आप लिखेंगे यहाँ पे, कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कंडक्टेड बाय द जज एंड मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। ठीक है, जज और मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिंपल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट भी लिख के आएंगे ना, फटाफट लिखे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इतना टाइम होता ही नहीं एग्जाम में, इतना सोचने विचारने का टाइम एग्जाम में कहाँ होता है। बस फटाफट कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और अरेंज्ड पर्सन और कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। देखिए मैं आपको जो एडवाइस दे रही हूँ ना, वो आपको एक्चुअल चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि वहां पे आपको टाइम ही नहीं मिलता। आप फटाफट मैजिस्ट्रेट और कोर्ट इतना नहीं लिखते, मैजिस्ट्रेट सिंपल। फिर नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, preliminary process to gather facts, it is a non-judicial and focus on evidence collection। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि it is a nature of proceeding में कि it is not a judicial proceeding, it is a judicial proceeding, or it is a judicial proceeding। बस इतनी सी बात आप लिख सकते हैं। जुडिशियल नेचर का मतलब यही है ना, अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करना है तो यू मे डू इट, अदरवाइज जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये है और ये है, इतनी सी बात। स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है सेकंड स्टेज है, और ये आफ्टर इंक्वायरी मतलब थर्ड स्टेज है। ये मैंने आपको बता दिया।
फिर यहाँ पे रिजल्ट देखिए, मैंने रिजल्ट की थी कि लीड्स टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज एंड फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। मैंने आपको बताया था इसका रिजल्ट क्या है, पुलिस रिपोर्ट। आफ्टर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द पुलिस टू द मैजिस्ट्रेट। आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर कैन लीड टू ईदर द फ्रेम ऑफ चार्ज, सफिशिएंट एविडेंस और डिस्चार्ज ऑफ एविडेंस। बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे कि इंक्वायरी करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि whether to frame the charge against the accused, whether it is necessary to frame the charge against the accused or discharge the accused। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं lead to conviction and acquittal of the accused। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो समझाया वही आपको यहाँ पे दिखा। कोई डाउट है तो पूछे प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे प्लीज। क्लियर है, एक बार रेज हैंड करेंगे। डन, एक सेकेंड, भी डाउनलोड होते रहे। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा पॉइंट है कौन सा वाला, तो हमने समझा है अभी तक 2(1)(c) बेलेबल नॉन बेलेबल। फिर हमने पढ़ा गो डिनोट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ डिनोट्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर हमने पढ़ा 2K कल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, K और L। ठीक है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लेंट को और चार्ज को। ये दो को हम डिस्कस और कर लेते हैं, कंप्लेंट और चार्ज को। नहीं, इससे पहले हम करते हैं समन केस और वारंट केस। ये भी आपको मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, समन केस और वारंट केस, तो हमने कल की क्लास में समन केस है हमारे एक्स में और वारंट केस है जेड, एक्स और जेड। इसको भी याद करते हैं। चलो हम कैसे याद करते हैं इसको देखते हैं। समन केस और वारंट केस, तो मेरे को करेक्ट करना 2(1)(x) और 2(1)(z)। ठीक है, x और z। ठीक है, ये x में है और ये z में है। ठीक है, अब यहाँ पे समन केस और वारंट केस में सबसे पहले हमने देखो अलग अलग टाइप के ऑफेंस पढ़े। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, और अब हम पढ़ रहे हैं समन केस और वारंट केस। देखिए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो किसी भी ऑफेंस के ग्रेविटी को शो करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर के होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सिंपल नेचर के होते हैं। और यहाँ पे दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक तो इन्वेस्टिगेशन और एक वारंट। ठीक है, वारंट और इन्वेस्टिगेशन। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी सेम है। बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं ना, मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे सिंपल सीरियस नेचर के होते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल हमारे सिंपल नेचर के ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस हमारे कौन से होते हैं, बेल मिल रही है मतलब ये हमारे ऑफेंस होंगे बिल्कुल सिंपल नेचर के ऑफेंस होंगे, और नॉन बेलेबल हमारे होंगे सीरियस नेचर के ऑफेंस, जहां पे बेल मिलना मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। तो और ये हमारा हो गया समन केस। इसके लिए समन केस के लिए ये हमारे हो गए समन केस सिंपल नेचर का, और ये हमारा वारंट केस, वारंट इशू हो रहा है मतलब क्या है, सीरियस नेचर। ठीक है, अब इसका कनेक्शन है बेल से, इसका कनेक्शन है इन्वेस्टिगेशन से और वारंट से। जैसे मैंने कल की क्लास में समझाया, मैं की पॉइंट आपको बता दिया, यहाँ पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है बेलेबल ऑफेंस में, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम नहीं करते। इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एंड द पुलिस अथॉरिटी टू ग्रांट बेल और नॉट, एंड इन सम सर्कमस्टांसेस बेल कैन नॉट बी क्लेम्ड। बेल आप क्लेम कर सकते, द कोर्ट एंड द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू रिफ्यूज द बेल। बहुत सीरियस क्राइम, जब डेथ LI की पनिशमेंट है, वहां पे हम देंगे। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे समन केस और वारंट केस की। देखिए, समन केस और वारंट केस है पनिशमेंट बेस्ड। क्या है, पनिशमेंट बेस्ड।
तो समन केसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, समन केसेस छोटे सिंपल, मतलब जहां पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल से कम की है वो समन केसेस हो गए, और जहां पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा की है वो हमारे वारंट केस हो जाते हैं। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बना हुआ है, 2 को कैसे करेंगे आप, z, 2 को z बना सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से z को यहाँ पे लिंक करेंगे कि z मतलब 2, मतलब वारंट केस की डेफिनेशन सबको जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो याद है, तो जहां पे पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की है मतलब z है ना, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं कि z में डिफाइन है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे और भी चीज है कि 2 साल से ज्यादा की है, या फिर डेथ पेनल्टी है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस जो हैं वो हमारे वारंट केस में डील होंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जिसके पास भी बेरेक्ट है, मुझे बताओ जो ऑफेंस 2 साल के लिए पनिशेबल है वो वारंट केस है, समन केस है, जिसमें पनिशमेंट 2 साल की है, बताइए देख के। मैम समन्स केस। ठीक है, समन केस, मतलब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि 2 साल है, 2 साल से कम या फिर 2 साल के तक के ऑफेंस जो है वो हमारे समन केस में। अब आप बोलोगे कि मैम ये डिस्टिंग्विशमेंट क्यों करा पनिशमेंट के बेसिस में, देखो यहाँ पे तो मैम बेल देना और ना देने की बात, बेल कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैम डिफरेंस इसलिए किया क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलेगी और नॉन बेलेबल में नहीं मिलेगी, मतलब चांसेस है नहीं मिलने के, या फिर डिस्क्रिशन है। कॉग्निजेबल में मैम वारंट इशू होता नहीं होता, इस कारण से कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल किया हुआ है। मैम समन केस और वारंट केस का डिस्टिंग्विशमेंट क्यों किया है, पनिशमेंट के बेसिस पर डिस्टिंग्विशमेंट क्यों है? देखिए, समन केस और वारंट केस का डिस्टिंग्विशमेंट इसलिए क्या है क्योंकि समन केसेस में अक्सर मोस्टली चांसेस होता है कि समन इशू किया जाता है, समन केसेस वाले ऑफेंसेस में समन इशू किया जाता है। आपको पता है समन क्या है? समन क्या होते हैं? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी पर्सन की कोर्ट के सामने प्रेजेंस को, अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए जो प्रोसेसेस इशू की जाती है दैट इज कॉल्ड समन और वारंट। ठीक है, तो समन केसेस में समन इशू किए जाते हैं, जबकि वारंट केसेस में वारंट इशू किए जाते हैं। जर्नली, क्या बोले, जर्नली सेक्शन पढ़ेंगे हम, वारंट केसेस में समन भी इशू हो सकता है। पर ये प्रोसेस समन केसेस जहां पे 2 साल से कम की पनिशमेंट है, मैं एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रिसाइड कर रही हूँ, 2 साल से कम के ऑफेंस है, 1 साल का ऑफेंस है ओनली मैक्सिमम जहां पे, तो वहां पे मैं समन इशू करता हूँ, बिना देखे समन इशू करना है। जहां पे 5 साल का ऑफेंस है मुझे वारंट इशू करना पड़ेगा, समझ गए, समन और वारंट। ठीक है, तो समन केसेस एंड वारंट केसेस। अच्छा, एक और बात बताऊंगी कि ये समन केस और वारंट केस का डिस्टिंग्विशमेंट इसलिए भी है क्योंकि समन केसेस में होती है समन ट्रायल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वारंट केसेस में होती है वारंट ट्रायल। वारंट केसेस में क्या होती है? वारंट ट्रायल, समन केसेस में समन। इसलिए ये डिस्टिंग्विशमेंट समन केस और वारंट केस का किया हुआ है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर टू इशू समन और वारंट और वेदर टू कंडक्ट समन ट्रायल और वारंट, इस कारण से ये की जाती है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछे प्लीज। क्लियर है सभी को? एक बार रेज हैंड करेंगे प्लीज। ठीक है, नाउ यहां पे समन केस और वारंट केस में आते हैं, तो एक्स एंड जेड। एक्स समन छोटा है वो एक्स में आएगा और वारंट बड़ा है वो जेड में डील हो जाएगा। A case relating to offense not being a warrant case. A case relating to an offense not being a warrant case. पहले हमें warrant case पढ़ना होगा। A case relating to offense punishable with death, LI और imprisonment for term exceeding 2 years. 2 साल से ज्यादा के offense है, death और LI से punishable offense है, वो warrant case होंगे। और जो 2 साल से कम के हैं, मतलब not being a warrant case, जो warrant case नहीं है, तो warrant case कौन से नहीं है? 2 साल से कम या 2 साल वाले offense। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर डेफिनेशन आए व्हाट इज अ समन केस एंड वारंट केस, तो पहले आपको वारंट केस लिखना है और फिर आपको समन केस लिखना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। वारंट केस लिखेंगे, समन केस में ये डेफिनेशन लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे इट मींस दैट इज, या फिर इट मींस वारंट समन केसेस आर दोस केसेस इन व्हिच punishment imprisonment is not exceeding 2 years।
ठीक है, जहां पे पनिशमेंट जो है 2 साल से ज्यादा की नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट एक और कवर कर लेते हैं हम, एक डेफिनेशन और हम कवर कर सकते हैं आज की क्लास में। तो हमने यहाँ पे देखिए फिर से रिवाइज करते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस 2(1)C में है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे 2G, ये G में है, गो ये बहुत इजीली हमने याद करा, फिर कल K और L इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हमने याद करा, और X समन और Z वारंट केस, ये हमने अच्छे से याद कर लिया। एक डेफिनेशन और करते हैं हम यहाँ पे कंप्लेंट की, 2(1)H कंप्लेंट, इसे थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता चलेगी। तो 2H में हम यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, 2H मतलब कंप्लेंट का लेवल बहुत हाई है, कि हाई 2(1)H हाई है। क्यों हाई है? कि कंप्लेंट जो है ना मैजिस्ट्रेट के पास जा रही है, पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जा रही, उसका लेवल जो है हाई है, 2H कंप्लेंट। अब कंप्लेंट जो है क्या होती है, देखिए सबसे पहले कंप्लेंट के बेसिक्स देखते हैं। कंप्लेंट वो होती है कि आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो कि सामने वाले ने आपकी नजरों में ऑफेंस किया है। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे मैम? या तो आप ओरली लगा लीजिए या रिटन फॉर्म में, मतलब आप समझ रहे हैं, आप मैजिस्ट्रेट के सामने ओरली जाके भी बोल सकते हैं कि सर उसने मेरे साथ ये किया है, ओरली भी रिटन फॉर्म में भी होगी और ओरली भी एलिगेशन आपकी लगाई जा सकती है, उसके रूप में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ओरली और राइटिंग एलिगेशन फाइल होनी चाहिए। ठीक है, एलिगेशन फाइलिंग कौन करेगा? कौन करेगा? ऑब्वियसली जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ। ठीक है, क्यों एलिगेशन लगा रहा है? वो बोल रहा है कि टू टेक विद अ व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है, वेदर नोन और अननोन, दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। देखिए ये सारी लैंग्वेज जो है ना, ये मुझे पुरानी याद है, मैं आपको पढ़ के नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब मैंने पुराना 2-3-4 महीने पहले पढ़ा हुआ है और मेंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगस्त में मेंस थे, अगस्त में थे, आई थिंक अगस्त में थे मेंस थे, उसके बाद से मैंने चीज को देखा भी नहीं, रिवीजन रिपीटेशन किया है, इसलिए चीजें माइंड में बिल्कुल सेट है। ठीक है, फिर भी मेरे को कुछ शब्द याद नहीं आएंगे तो मैं रेफर करूंगी। तो कंप्लेंट क्या है? एलिगेशन है, ओरली और राइटिंग है। अब ध्यान रखना, कंप्लेंट नोन और अननोन दोनों पर्सन के अगेंस्ट हो सकती है। करने वाला जो, जैसे ये पर्सन कंप्लेंट कर रहा है, मैजिस्ट्रेट को कर रहा है, जिस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जा रही है वो नोन और अननोन दोनों हो सकता है। कोई जरूरी कंप्लेंट में उस व्यक्ति का नाम हो जिसने ऑफेंस किया है। मुझे नहीं पता मेरे घर से किसी ने सामान चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगी कि मेरे घर से सामान चोरी हो गया? आई डोंट नो। तो हो सकता है कि जो ऑफेंडर हो वो नोन हो या, ठीक है, फिर क्यों कर रही हूं? विथ व्यू टू टेक एक्शन, विथ व्यू टू टेक एक्शन, ठीक है, अंडर दिस संहिता, बीएनएसएस में एक्शन ले उस पर्सन के अगेंस्ट, बीएनएसएस में जो भी एक्शन दे रखे हैं उस पर्सन के अगेंस्ट लिए जाए, इसलिए मैं वो कंप्लेंट कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ? ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट यहाँ पे की जा रही है। आप समझिए, आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जा सकते, आप कोर्ट ऑफ सेशन मतलब सेशन जज के पास जाके नहीं बोलोगे सर मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। सबसे पहले आना तो किसके पास चाहिएगा? उसी इंसान के पास जाना पड़ेगा जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, मतलब सिविल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ही कंप्लेंट लगी होती है, सारे केसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। पर अगर वो हीनस क्राइम है, मतलब डेथ है, डकैती है, रेप है, इस टाइप के ऑफेंस होते हैं, मर्डर है, तो उस केस में ये सारे ऑफेंस कमिट होकर मजिस्ट्रेट से कमिट होकर सेशन जज के पास जाते हैं। पर इनिशियली जाना तो मजिस्ट्रेट के पास ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंप्लेंट मैंने आपको बताई थी, कंप्लेंट जो है कौन से ऑफेंसेस में होती है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पढ़ा हुआ है बताइए, कंप्लेंट कौन से केसेस में होती है? कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? कौन से ऑफेंसेस में कंप्लेंट की जा सकती है? In both cases. In both cases. वेरी गुड, उर्वी ने जवाब दिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दोनों में सकती है कंप्लेंट की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो एफआईआर लॉन्च होती है ना, वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद भी चीजें याद नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैं भी थी, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल, मैं कोई स्टूडेंट्स के पास जाके थोड़ी मैंने बात की थी, पर मैं बता रही हूँ कि मैं भी एक ऐसी इंसान थी जिससे ये चीजें बहुत टाइम बाद पता चली। तो एफआईआर जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है, पर कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस की होती है। ये बात आपको
ध्यान रखनी है। चलते हैं एक बार कंप्लेंट की डेफिनेशन को देखने, क्योंकि मुझे भी इतने ही एसेंशियल्स इसके याद आ रहे। देखते हैं। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, बिल्कुल ओरली या राइटिंग में। टू द मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। विद द इंटेंशन ऑफ हिज एक्शन बीइंग टेकन अंडर द दिस सेक्शन, मैंने क्या बोला, विद द व्यू टू टेक एक्शन अंडर दिस संहिता। या शायद प्रॉपर शब्द मेरे को लगता है बीएनएसएस में यही है, शायद कुछ चेंजेस हैं, ये चेंज किया गया है ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, एक बार हम देखेंगे 2NH में। देखो ये रहा, विथ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, विथ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता। इस संहिता में एक्शन लेने के लिए मैं एक पर्सन एलिगेशन लगा रहा है ओरली या राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को, विथ व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट अंडर दिस संहिता, टू दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन has committed an offense but does not include police report। ये चीज मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की क्योंकि ये मुझे समझाना है, और आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि एक पर्सन एलिगेशन लगा रहा है कि कोई पर्सन जो है ना, सम पर्सन चाहे नोन अननोन, उसने ना ऑफेंस किया है, और अब आप मजिस्ट्रेट जी आप एक्शन लीजिए विथ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। जब पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फाइल करता है, जब पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को फाइल करता है, तो ये पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट थोड़ी होती है। कंप्लेंट तो अलग से एक इंसान आता है और एक पर्सन आता है जो लगाता है। पुलिस रिपोर्ट इज नॉट अ कंप्लेंट, ठीक है। पर क्या मैम पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं होगी क्या? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है कि मैंने आपको बोला कि पुलिस रिपोर्ट जो है ना वो कभी भी कंप्लेंट ट्रीट नहीं होती। कभी भी का ना मतलब कुछ केसेस में हो सकता है, कभी भी का ना मतलब कभी भी नहीं है, कुछ केस होते हैं, ठीक है। वैसे जनरली कंप्लेंट ट्रीट नहीं होती, ठीक है। पर कुछ केस क्या है वो समझते हैं कि मान लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग फाइल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग फाइल की है तब तो ये पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं होगी। पर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग फाइल की है पुलिस रिपोर्ट तो इसे कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा, और इस पुलिस ऑफिसर को जिसने ये पुलिस रिपोर्ट फाइल की है इसे कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाएगा। अभी मुझे लगता है आपको इतना ही समझना काफी, एक बार के लिए इतना ही समझना काफी होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने वाला पोर्शन पढ़ेंगे। फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए पुलिस रिपोर्ट है, ये कंप्लेंट है, ठीक है। इस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट कभी भी वर्ड यूज सही नहीं है, पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट ट्रीट नहीं करते। पर कुछ केसेस में पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट ट्रीट करते हैं जब ये पुलिस रिपोर्ट ये रिवील करती है, ये डिस्क्लोज करती है कि ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है, पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब तो उसको कंप्लेंट ट्रीट नहीं करते। पर जब पुलिस रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज होता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट ट्रीट किया जाता है। और जो पुलिस ऑफिसर है इसको क्या ट्रीट किया जाता है? कंप्लेनेंट। पढ़ते हैं इसको, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस डिस्क्लोजिंग, रिपोर्ट कौन सी है? पुलिस रिपोर्ट, डिस्क्लोजिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज डीम्ड टू कंप्लीट। कॉग्निजेबल, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है पुलिस रिपोर्ट पे तो ये डीम्ड कंप्लेंट, इसे कंप्लेंट नहीं है, ये तो कंप्लेंट है, ये है डीम्ड कंप्लेंट। ध्यान रखना, तो आपने पढ़ा होगा डीम्ड डिक्री, डिक्री इज अ डिफरेंट, डीम्ड डिक्री इज अ डिफरेंट। वैसे कंप्लेंट इज अ डिफरेंट एंड डीम्ड कंप्लेंट इज अ डिफरेंट। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट बट इट डीम्ड एज अ कंप्लेंट because of police officer filed a police report which discloses a non-cognizable and the police officer by whom such report is made is deemed the complainant। इसे क्या माना जाएगा? कंप्लेनेंट माना जाएगा। एक बार मुझे रेज हैंड करके बताइए आप सभी को जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्लियर है? सभी को क्लियर? एक बार रेज हैंड करेंगे।
ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कंप्लेन, यहाँ पे एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एफआईआर और कंप्लेंट में देखिए, पहले हम यहाँ पे समझते हैं एफआईआर कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो एफआईआर होती है और ये कंप्लेंट है, तो एफआईआर कौन से केसेस में लॉन्च होती है बताइए, मैंने आपको बताया जस्ट अभी, एफआईआर कौन से केसेस में होती है बताइए। वेरी गुड, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, और कंप्लेंट दोनों केसेस में होती है, कॉग्निजेबल और नॉन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर एफआईआर जो है ना, वो किसको लॉन्च होती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जबकि कंप्लेंट किसको लॉन्च हो रही है, कंप्लेंट लॉन्च हो रही है आपके मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, जो एफआईआर होती है वो जो है उसके फर्दरेंस में जो, एक सेकेंड, ठीक है, फर्दरेंस में, ठीक है, वो डिफरेंस का बेस हो जाएगा हमारा। तो मेन पॉइंट तो यही है कि एफआईआर कॉग्निजेबल से, कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल दोनों से, ये पुलिस ऑफिसर को और ये मैजिस्ट्रेट को होती है। एक सेकेंड और मुझे सोचने दीजिए डिफरेंसेस इसमें। इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, कंप्लेंट का रिजल्ट रिपोर्ट और कंप्लेंट का, ठीक है, इसमें कॉग्निजेंस, इनमें कॉग्निजेंस के सेक्शंस अलग अलग है। ठीक है, कॉग्निजेंस के सेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, सीआरपीसी के सेक्शंस तो आपके 191 बी में कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते थे, और मतलब जो पुलिस रिपोर्ट है उसका, और 191 के ए में कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेते थे, सीआरपीसी के सेक्शन है, तो ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। और हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, एफआईआर वाले जो केसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, कंप्लेंट वाले नॉर्मल सिंपल नेचर के भी होते हैं। देख लेते हैं बस में, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बिल्कुल इसको करना, क्योंकि ये भी देखिए मैं भी दो में अटक गई, दो डिफरेंसेस में अटक गई मैं। वैसे आते मुझे भी सारे हैं, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये डिफरेंस थोड़ा टफ है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में इजीली कर लोगे, पर ये टफ रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो देखते हैं डेफिनेशन, अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल। देखिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21H, whereas एफआईआर इज नोवेयर डिफाइंड इन बीएनएस। सबसे पहला आपका पोर्शन ये पॉइंट कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन इन कंप्लेंट, तो कंप्लेंट की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। ठीक है, और एफआईआर की डेफिनेशन आप मन से बनाओगे, क्या बनाओगे, अ फॉर्मल रिपोर्ट of the cognizable offense registered by police officer upon receiving information, not defined but relevant provision related definition in 170। मतलब डिफाइन नहीं की गई, डेफिनेशन थोड़ी दे रखी है, पर 173 जो है ना, उसमें इसके रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो लिखे हुए, ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है एफआईआर, और ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में होती है। फाइलिंग अथॉरिटी किसको फाइल किया जाता है, ये मैंने आपको बताया, ये पुलिस ऑफिसर को और ये मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस तो हमने अभी बात कर ली है। अब देखते हैं कि मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड। ये आपको पता होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि एफआईआर को रजिस्टर करिए, वरना उसने एक ऑफेंस कर दिया बीएनएस का। और अगर magistrate may and may not take an action on a complaint based on their discretion or after examining the, जैसे मेन डिफरेंसेस तो आपके यही है। अगर ये लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द एफआईआर, बट इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू एक्सेप्ट द कंप्लेंट और नॉट, टू टेक द एक्शन अपॉन अ कंप्लेंट और। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। वैसे ये तीन थे ना जो मेन थे अपने, लास्ट वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास के थ्रू चीजें समझ में आई होगी, और आगे भी क्लास इसी तरह से चलती रहेगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। क्लियर है सभी को, एक बार रेज हैंड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करनी है, ये जैसे कि हमारा लास्ट डेमो है, आज सेकंड डेमो लास्ट है, तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है वो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। जो भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है वो भी बताइए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की या फिर पूरा होल सब्जेक्ट।
ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर पाउल मैम को पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। और कल से हम उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे जिन्होंने पेमेंट कर दिया है और जो इंटरेस्टेड है क्लास लेने। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे हम आपको जो हमारा फाइनल बैच होगा उसमें ऐड करेंगे और नोट्स हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवा देंगे। और एक बात मैं आपको और बोलना चाह रही हूँ कि अगर मिनिमम 10 स्टूडेंट्स अगर इस बैच में आते हैं मिनिमम, तो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है, तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्लास के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो कुछ बोल रही थी क्या मेरे को? मेरे से कुछ बात कर रही थी क्या? हाँ, क्या बोल रही थी? वैसे बोलती कि बता दो मेरे बच्चे को मुझसे मैसेज कर देंगे पर्सनली। हाँ ठीक है, कर दे तो अच्छी बात है यार, कम से कम 10 बच्चे तो आए, मेरा तो इतनी मेहनत क्या? हाँ सही बात है, फालतू क्यों करूँ? ऑफकोर्स बीएनएसएस भी है और ये सब चीजें हैं। आगे लेके बीएनएसएस में कितना टाइम लगेगा? तो वही तो बीएनएसएस भी है, सीपीसी है, 10 बच्चे नहीं आएंगे तुम। और तो बताओ ना, बीएनएसएस जो है ना, बीएनएसएस उसको है ना, मैंने मतलब तुझे मान ले मैंने बीएनएस पढ़ाई बहुत ही बेकार पढ़ाई तू तो, 5-7 मिनट तो इसलिए तो मैं बाहर भाग गई थोड़ी देर के लिए, तो KLL KLMN, फिर मैं तो फिर तो नॉर्मल हो गई थी। तूने फिर हेडलाइन और ये बोल दी कि क्या बोली कि वो आप बोले मेरे भरोसे मत रहना आप मैं सोची कि चल ठीक है, बच्चे अच्छे थे। तो हाँ पता चलता है, देख ऐसे पता, जैसे अपन बोलते हैं "अबे यार ऐसे कैसे बोल रही है", बोले वो मेरे भरोसे मत रहना आप खुद देख लेना, ऐसे बोल दी तू।